नमस्कार, जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप श्रीवास्तव। कर्नाटक में चुनाव अपने जोरों पे है। प्रचार और सभाएं इस समय तेजी से चल रही हैं, माहौल गर्म है। 2 दिन से इस प्रचार में एक नया मुद्दा आ गया है। वो मुद्दा आ गया कि राजनीति में की भाषा को लेके, शब्दों के प्रयोग को लेके और इसको लेके जो है मामला गर्म हो चुका है। ये मामला आया था कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान को लेके। एक चुनावी सभा में उन्होंने मोदी जी के लिए विषैले सांप का जो शब्द का इस्तेमाल कर दिया था, उसको लेके ये बवाल हो गया। उनके इस बयान के बाद जो है बीजेपी के सारे नेता जो है अपना सारा सब कुछ लेके कांग्रेस पे हमला करना शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस भी इसके जवाब में गड़े मुर्दों को लेकर उखाड़ने लगी है। जो पुराने सब बयान थे उनको लेकर सामने आने लगी है। ये कोई नया मामला नहीं, नया मुद्दा नहीं। राजनीति में भाषा के गलत इस्तेमाल को लेके या भाषाई हिंसा को लेके बहस पुरानी है, पहले भी हमेशा उठती रही है। आलम यह है कि जो उठ रहा है वो दोनों तरफ से उठ रहा है, दोनों तरफ से एक दूसरे को कहा जा रहा है। मैंने बचपन में एक पिक्चर देखी थी, बहुत साल पहले, आप लोगों ने भी देखी होगी। वक्त का एक डायलॉग था, राजकुमार साहब ने बोला था, चुनार से जिसके दीवार शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते हैं। यानी आपके शीशे के घर हैं तो अगर आप खुद दोषी है तो दूसरे पे दोष न ठहराएं। अब वही मामला हो गया है कर्नाटक में। मुझे लगता है कि ये जो है ये मुद्दा इतना नहीं है जितना उसको गर्म किया जा रहा है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। और ये ना ऐसा है कि कांग्रेसी का चरित्र है और बीजेपी का चरित्र नहीं है या किसी और पार्टी का चरित्र, सारी पार्टियां इसमें इन्वॉल्व थी। नेताओं को एक बात का और ख्याल रखना चाहिए इस समय, खासकर इस समय, कि मीडिया का चरित्र भी बदल रहा है। उसे भी स्वस्थ राजनीति और देश के माहौल से कोई मतलब नहीं रह गया है। हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन मेरा मानना है कि अगर जिस तरह आजकल फिल्में और सीरियल में अलाउ कर दिया गया है, अगर मीडिया से भी पाबंदी हटा दिया जाए तो वो भी उन्हीं की तरह अश्लीलता परोसने लगे और 4 पैनल पे 4 लोगों को बुला के उस पर पूरा खुली बात करने लगे। उसी तरह जैसे धर्म के मामलों को, सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर जो है धार्मिक नेताओं को बुला के जो है वहाँ पे मारामारी शुरू हो जाती है। अभी 1 साल पहले, रिलेवेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 1 साल पहले ज्ञान चतुर्वेदी जो बहुत जाने माने वैज्ञानिक हैं, उनका एक इंटरव्यू आया था, एक चैनल पे आया था इंटरव्यू। उसमें उन्होंने कहा था कि पहले जो है व्यंग्य लिखना आसान था, इसमें व्यंग्य लगना बहुत मुश्किल है, खासकर राजनीति और नेताओं को लेके। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हरिशंकर परसाई, शरद जोशी जैसे व्यंग्यकार भी रहते तो इस समय वो फेल हो जाते, या जो लोग उनकी नकल करके व्यंग्य लिखना चाहते हैं वो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने उसकी व्याख्या भी की। क्या व्यंग्यकार जो है फैंटेसी में सोचता है, फैंटेसी को पे लिखता है, मतलब कल्पना करके लिखता है। जो ढकी छिपी चीज़ें होती है उन पे व्यंग्य लिखा जाता है। तो नेताओं के चरित्र पे थोड़ा सा कल्पना करके उनकी प्रवृत्ति को लेके पहले व्यंग्य लिखा जाता था, लेकिन अब तो सब कुछ नंगा है। राजनीति में सब कुछ संभव है। उनके शब्दों में मैं बता रहा हूं कि उनका कहना था, नंगे को आप कितना नंगा करेंगे, कितना उधाड़ेंगे। उनकी बात मुझे लगता है बहुत हद तक सही है, क्योंकि मैंने भी इसी तरह बचपन में, जैसे मैंने वक्त पिक्चर देखा था, आजमगढ़ में एक कवि सम्मेलन में हुल्लर मुरादाबादी का मैंने 2 पंक्तियों की कविता सुनी थी, जो मुझे आज भी याद है। और जो याद है उसके मुताबिक उन्होंने उसमें कहा था कि एक डाकू ने एक नेता का सरेआम चौराहे पर कर दिया खून और ये चस्पा लगा दिया कि हम समाजवादी हैं। एक क्षेत्र में 2 डाकू नहीं रह सकते। ये व्यंग्य था। मतलब नेताओं की जो प्रवृत्ति थी लूटने की, या जो उन पे आरोप लगता था, उसको लेके व्यंग्य था कि डाकू भी नहीं बर्दाश्त कर सकता कि एक क्षेत्र में 2 डाकू रहे। लेकिन आज तो डाकू नेता बन रहे हैं, माफिया डान नेता बन गए हैं। तो अब उस व्यंग्य का आज की तारीख में कोई मतलब नहीं है। मोदी जी ने शनिवार को चुनाव अभियान कर्नाटक में लंबी प्रतीक्षा के बाद शुरू किया। शनिवार संडे उनकी कुल 6 मीटिंग हुई, 2 रोड शो हुए। पहली चुनाव अभियान में उन्होंने ये मुद्दा पकड़ लिया था।
लोगों का कहना है कि विक्टिम कार्ड की तरह उसको पेश किया। जो भी हो, शहला साहब उनको कहा जाएगा तो बोलेंगे ही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पुरानी आदत है उनको गाली देने की, पहले भी गाली देती रही है। फिर बताया कि उन्हें अब तक 91 बार 91 दफा गाली कांग्रेसी दे चुके हैं। ये जो एक्यूरेसी के लिए 91 बोले, वो कुछ उसी तरह था जैसे पहले बाटा के उत्पादों का दाम हुआ करता था 399, 388 रुपया 45 पैसा, कुछ उस तरह की एक्यूरेसी। मुझे आश्चर्य हुआ कि गिनती कहाँ से उनके पास आ गई। क्या बीजेपी में किसी को लगा रखा गया है कि भाई कांग्रेस जब भी गाली दे, जब भी अपशब्द कहे प्रधानमंत्री को तो उसको आप नोट कीजिए, या पीएमओ में किसी अधिकारी को सौंप दिया गया है। शायद पीएम इस दुविधा को समझ गए, मेरे नहीं बल्कि जो सामने बैठे थे उनके मन की दुविधा को भी समझ गए। उन्होंने तुरंत उसके बाद बताया कि उनको ये एक सूची दी गई है कि आपको इतनी बार गाली दी गई। मतलब पीएम को ये सूची देने वाला भी कितना हिम्मती होगा। मुद्दों के अभाव में ये मुद्दा बीजेपी को एक हथियार की तरह मिल गया। सब एक सिरे से बोलना शुरू कर दिया। जो लोग चुनाव प्रचार में थे, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री जेपी नड्डा, बीजेपी के अध्यक्ष, जो स्थानीय बीजेपी नेता थे, यहाँ तक कि एक साहब विधायक है बीजेपी के बसंत गौड़ा पाटिल, उन्होंने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जवाब देने में। उन्होंने तुरंत सोनिया गांधी को विश्वकन्या कह दिया। जो लोग प्रचार में नहीं थे, देश के दूसरे हिस्से में थे, पार्टी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्री, पार्टी प्रवक्ता, वो अचानक उठ खड़े हुए, सब जैसे सोए थे जग गए। एक सिरे से जो है कांग्रेस पे हमला शुरू हो गया और इसको पूरा मुद्दा बनाने की कोशिश। बीजेपी की मजबूरी भी है इसको मुद्दा बनाना, उसकी मजबूरी। और राजनीति में ठीक है, हर कार्ड आदमी खेलता है, ये विक्टिम कार्ड कहें या कोई भी कार्ड कहें। बीजेपी इलेक्शन प्रधानमंत्री के छवि पे ही लड़ रही है। मुद्दों के अभाव में उसके लिए ये माना जा रहा था कि ये इलेक्शन पीएम की छवि पे है और पीएम का बहुत तेजी से इंतजार होता है। यहाँ तक कि पीएम जब नहीं आए थे तो मंच से बड़े नेता जनता को बता रहे थे कर्नाटक के कि साहब अगर आप हमें जिताओगे तो प्रधानमंत्री की कृपा यहाँ बनी रहेगी, जैसा मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया। यहाँ तक कहा गया कि डबल इंजन सरकार का तभी फायदा मिलेगा जब हमें इलेक्शन जिताओगे। मतलब बीजेपी और बीजेपी के सारे नेताओं ने कर्नाटक चुनाव का सारा दारोमदार किसी मुद्दे को की जगह जो है प्रधानमंत्री की छवि पे और प्रधानमंत्री के चेहरे पे छोड़ दिया था। इसलिए प्रधानमंत्री को कोई अगर बोल दे, वो भी कांग्रेस का अध्यक्ष ऐसी बात बोल दे, शहला साहब बोल दे, तो निश्चित है कि वो गर्मी तो उनमें आ ही जाएगी। वो गर्मी वाजिब भी है। मीडिया को भी मसाला मिल गया। अब आप देखिए, मीडिया ने नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया। पैनलिस्टों को बुला के बताया जाने लगा कि देखिए कांग्रेस ने एक बार फिर गलती की। हो सकता है, संभावना लगाया गया, हो सकता है कि ये जीती हुई बाजी कांग्रेस इस बयान से, ऐन मौके पर जो ये बयान दिया, बाजी पलट सकती है। फिर कुछ लोगों ने बताना शुरू किया पुराना इतिहास कि इस समय ऐसा किया था कांग्रेस ने, ऐसे ही प्रधानमंत्री को बोल दिया था, कांग्रेस के हाथ से बाजी निकल गई। 2019 का और भी स्टेट इलेक्शन के उदाहरण दिए जाने लगे। पीएम अपनी पहली सभा बीदर में जो हुई थी उसमें उन्होंने ये बात कही थी और उन्होंने ये भी कहा संख्या बताने के साथ कि जो है अंबेडकर और वीर सावरकर को भी गाली देती रही है और उन्होंने बड़ी शालीनता का परिचय दिया कि उन पर इससे फर्क कोई नहीं पड़ता है, वो अपना काम करते रहेंगे। ये शालीनता कुछ उसी तरह की थी। मैंने जाके फिर वो वीडियो देखा जिसमें 2004 में जब वो चीफ मिनिस्टर थे, भारत उदय यात्रा में उन्होंने सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहा था और सोनिया गांधी ने इसी तरह जवाब दिया था जो जवाब बीदर में गाली के शहला साहब के जवाब में, खड़गे के बयान के जवाब में पीएम ने कहा। अंबेडकर को कांग्रेसी गाली देते रहे, ये हो सकता है, मुझे पता नहीं, लेकिन हो सकता पीएम कह रहे तो सही कह रहे हैं, वो गलत तो कहेंगे नहीं। इसलिए मैंने इस पर कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं समझी। पीएम आहत हुए हैं, खड़गे को ये पता चला, वो बेचारे तुरंत सफाई दिए, उसके बाद उन्होंने खेद भी जताया। लेकिन अमित शाह ने जो दंगे के बारे में बोला था, जिसको लेके एफआईआर भी हुआ, अमित शाह ने जो मुसलमानों के आरक्षण को बोला था, जो गलत बयान नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है आरक्षण वापस नहीं हुआ अभी तक, उस पर कोई खेद नहीं जताया गया। जो बीजेपी के बसंत गौड़ा पाटिल ने जो है सोनिया गांधी को विश्वकन्या कहा था, मेरा ख्याल है अभी तक जहां तक मेरी जानकारी है उन्होंने भी अपना बयान वापस नहीं लिया। मैंने जो आपको कहा था कि शीशे के मकान पे दूसरे अपना घर हो तो दूसरे पत्थर नहीं फेंकते, उसका कारण मैं बताता हूँ। मोदी जी जो आज कह रहे हैं, अगर आप उठा के देखें पुराना रिकॉर्ड, तो पिछले 10-15 साल से नेहरू गांधी परिवार को जो है
जो शब्द बोले हैं और जिस तरह उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया है वो अपने आप में रिकॉर्ड है दर्जनों बार। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, आप ये वीडियो देखिए। 100 साल की बुढ़िया देश का भला कर सकती है। ये 125 साल की बुढ़िया नौजवानों का भाग्य बना सकती है। ये 125 साल की बुढ़िया बेंगलोर की जिंदगी बदल सकती है, कर्नाटक की जिंदगी बदल सकती है, हिंदुस्तान की जिंदगी बदल सकती है। मित्रों, ये 125 साल की बुढ़िया कांग्रेस हिंदुस्तान पर बोझ बन गई है। मान लो मेरे कांग्रेस के मित्रों को मेरी ये 125 वाली सच्चाई पसंद नहीं आती है, उनको बुढ़िया कांग्रेस वाला मामला अच्छा नहीं लगता है, तो चलो भाई हम कहेंगे अब कांग्रेस पार्टी बुढ़िया कांग्रेस नहीं है। कैसे वो जवान हो जाएंगे क्या? उनकी 125 साल की उम्र कम हो जाएगी क्या? तो आज से हम ये कहना बंद करेंगे कि भाई कांग्रेस 125 साल की बुढ़िया नहीं है, कांग्रेस गुड़िया कांग्रेस है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ किसके हाथ में गया था? क्या ऐसा खूनी पंजा फिर से चाहिए आपको? आपको याद होगा मणिशंकर अय्यर ने बहुत पहले मोदी जी के खिलाफ अपशब्द कहा था। कांग्रेस ने न केवल उससे अपने को अलग किया बल्कि उनको सस्पेंड भी कर दिया पार्टी से। आज तक वो गुमनामी के अंधेरे में जी रहे हैं, जबकि जिस समय उन्होंने बोला था उस समय पार्टी में उनकी बहुत ऊंची पोजीशन थी। राजनीति में जो पहले माहौल था उसमें व्यंग चलते थे, मतलब एक दूसरे पे प्रहार करने के लिए व्यंग का सहारा लिया जाता था, गाली गलौज दिया जाता था, अपशब्द नहीं कहे जाते थे। सीआईए का एजेंट कह दिया जाता था कि फलाना सीआईए का एजेंट है, लेकिन देशद्रोही नहीं कहा जाता था। पहले क्या गाली दी जाती थी एक दूसरे को? क्या कम्युनिस्ट को अगर पूंजीवादी आप कह दे वो गाली मानी जाती थी, समाजवादी को सामंती कह दे आप वो गाली मानी जाती थी, किसी को फांसीवाद, हाफ पैंटिया, साम्राज्यवादी, ये सब जो है वो गाली मानी जाती थी। इस तरह के अपशब्द नहीं बोले जाते थे। इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया सब जानता, लोहिया ने बोला था। इवन कांग्रेस को जो वरिष्ठ कामराज गुट था उसमें भी इनका नाम गूंगी गुड़िया के नाम से फेमस था। कभी कोई किसी ने इस पे ना मानहानि किया, ना कभी कुछ लेके इसको उछला। कल मेरे एक समाजवादी मित्र, पुराने नेता हैं, वो बता रहे थे कि सच पूछिए तो नेहरू गांधी फैमिली के लोगों को जिस तरह जो है 70 साल से गालियाँ मिली हैं, उसकी 10% भी गाली अगर बीजेपी को में मोदी जी को या बीजेपी के नेताओं को मिली होती तो देश में तूफान खड़ा हो जाता। लोहिया से लेके खेती पार्टियों से लेके हर आदमी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप करने लगा। यहाँ तक कि बहुत कुछ साल पहले की बात है, जयललिता को डीएमके के किसी नेता ने भैंस तक कह दिया था। अब हम आते हैं विषैले सांप पे। विषैला सांप गलत बात है प्रधानमंत्री के लिए बोलना। विषैला सांप एक चरित्र शो करता है। देखिए, सांप जानवर का नाम लेना, आपको शेर अगर कहा जाए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन सांप बुरा लगेगा। आप कहेंगे सांप जहर है, काट लेता है, मर जाता है आदमी। सांप में तो इलाज करने तक की आपको टाइम होता है। शेर अगर आदमखोर हो तो आपको तो इलाज करने का भी टाइम नहीं रहेगा। अंतर ये है दोनों में कि सांप रेप्टाइल है, शेर कार्डेट है। लेकिन विषैला सांप एक नेचर का बयान करता है, इसलिए ऑब्जेक्शनेबल है, गलत है। सांप का इस्तेमाल पहले भी होता था। काशीराम अपने कई भाषणों में सांपनाथ नागनाथ कहा करते थे। कांग्रेस सांपनाथ है, बीजेपी नागनाथ है। वो कम्युनिस्टों के बारे में कहते थे कि सीपीआई सीपीएम जो है हरे घास में हरे सांप की तरह है, और बीएसपी के लिए कहते थे कि बीएसपी नेवला नाथ है। अक्सर बयान आते थे उनके। हम लोग, मुझे याद है जब मैं दिल्ली प्रेस में था 87-88 में, हमारी कुछ स्टोरी की हेडिंग गई है कि जनता परेशान है कि सांपनाथ और नागनाथ में किसे चुने, लेकिन फिर भी विषैला सांप ऑब्जेक्शनेबल है, विष कन्या ऑब्जेक्शनेबल है। संयम जरूरी है। आश्चर्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट, इस पर बहुत बहस होती रही, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में 10-15 दिन हुआ हेट स्पीच को लेकर राज्य सरकारों को भेजा है, इंस्ट्रक्शन भेजा कि आप लोग खुद कार्रवाई करें। 7 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि चुनाव प्रचार में जाति, धर्म, सांप्रदायिकता, इस तरह की कोई चीजें ना, चुनाव आयोग के आचार संहिता में भी है। लेकिन आप गृह मंत्री खुद दंगे की बात कर रहे हैं, गृह मंत्री खुद मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं। ये कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, इनके वक्ता आप कर्नाटक के चुनाव प्रचार में देखे सीधे सीधे जातियों का नाम ले रहे हैं मन से, और बता रहे हैं किस जात का वो फायदा कर रहे हैं और कौन जात किससे नाराज है।
ये काम चुनाव आयोग का भी देखना, लेकिन चुनाव आयोग पिछले कुछ सालों से धृतराज की तरह पट्टी पे आंख बांध के सब कुछ देख रही है। उससे जब शिकायत जाए, जब उसको सुओ मोटो लेना चाहिए, पहले होता था कि हर जगह कैमरा को खर्च के लिए लगा है। इस तरह के हेट स्पीच और इस तरह के ऑब्जेक्शनेबल चीजों को नहीं देख रहा है। आप शिकायत करते हैं तो भी मुझे तो मैं गया नहीं अभी, लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता कि इतनी शिकायतें जो हुई हैं उनमें कितनी पर कार्रवाई चुनाव आयोग ने किया, किसको बैन किया है, किसका चुनाव रद्द किया है। मुझे आंकड़े नहीं है और न मैंने इधर पढ़े हैं कहीं। FDR ने एक आंकड़ा दिया था 2014 से 18 के बीच जो है वो 58 सांसदों और विधायकों ने घोषणा किया था अपने एफिडेविट में नामांकन करके कि उनके खिलाफ हेट स्पीच देने का मामला दर्ज है। 58 सांसद विधायक ने, इसमें उमा भारती का भी नाम है और 8 राज्य मंत्रियों का नाम है। एक अध्ययन रिपोर्ट और आई थी जिसमें बताया गया कि 44 VIP, यही 14 से 18 के बीच 44 VIP ने 124 बार हेट स्पीच दी है, जबकि 9 से 14 के बीच ये संख्या जो है केवल 21 थी। ये हो क्यों रहा है? इस पे क्या इतना बीच में हैट्रेड बढ़ गया है पार्टियों के बीच में, या मुद्दों के अभाव में अब गाली गलौज पे लोग उतर आए हैं? एक गंभीर मामला है। अगर इसे कोई अपने इस्तेमाल कर रहा है, फिर जब अपनी बारी आई दूसरे को गाली दे रहा है, तो ये बहुत गलत है। जनता को भी ये देखना चाहिए। इस मामले में एक राजस्थान का बहुत अच्छा मामला है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, पिछले महीने की शायद बात है। राजस्थान में एक विधायक ने कांग्रेस प्रभारी को जो है न केवल गुंडा कहा, बल्कि सार्वजनिक तौर पे कहा कि हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्या किया इसके जवाब में? वो पूरे इलाके में पोस्टर लगा दिए जिसपे फोटो उनकी छपी है उस विधायक महोदय की, और उसके नीचे लिखा है, मेरा मानसिक संतुलन खराब है, मेरी बातों को गंभीरता से न लें, मेरी वाणी पे मेरा वश नहीं है। मुझे लगा ये तरीका ठीक है। अगर कोई अपशब्द बोलता है तो आप पोस्टर निकाल के मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगा कि आप जवाब देने की जगह, हमला करने की जगह, दोबारा हमला करने की जगह कहते कि इस आदमी का मानसिक संतुलन खराब है, इसके वाणी पे बस नहीं है। ये बात आगे बढ़नी चाहिए। मेरी भरसक कोशिश रहती है कि मैं जो भी कहूँ वो फैक्ट के आधार पर कहूँ, उसको सब्सटेंशिएट करूँ। वो किसके पक्ष में है, किसके विपक्ष में है, इस पे मैं नहीं जाता। मेरी हर चीज़ के 2 व्यूज़ होते हैं, वो आपके भी होते हैं, आपके भी हो सकता अलग हो, दूसरे के व्यूज़ अलग हो, मेरे व्यू अलग है। मैं जिस चीज़ों को व्यू अपना देता हूँ उसको सब्सटेंशिएट करने की कोशिश करता हूँ। फिर भी अगर आपको कोई एतराज़ शिकायत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और उसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें। नमस्कार।